आपकी पढ़ाई वगैरह आई एक्सपेक्ट आप ठीक ठाक से पढ़ाई कर रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं, अभी रिवाइज करते चलो। अब जैसे जैसे सब्जेक्ट हो रहा है, एंशंट हो गया, मिडिवल हो गया, ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया करो, टेस्ट दे दो। डेली 30 का ऑब्जेक्टिव का अपना फॉर्मूला है, डेली 30 क्वेश्चन, और हर 3-4 दिन में एक 100 क्वेश्चन वाली टेस्ट लिख देने का। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे फ्री में अवेलेबल है, पीडीएफ बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। यूपीएससी पीडीएफ नाम की एक साइट है, उससे विजन के तो पूरे अवेलेबल है, फोरम के भी अवेलेबल रहते हैं। और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो ग्रुप पर मैसेज करो, हम सेंड कर देंगे आपको टेस्ट। ठीक है, पीडीएफ तो उसमें से आप क्या करना, सॉल्व कर देना टेस्ट। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत जरूरी है, जितना जरूरी पढ़ना है उतना जरूरी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना भी है, तो ये चीज समझ लेना। सर ये अब आप जो ऑब्जेक्टिव हाँ, बता रहे, हाँ जी, हाँ, तो आप जो ऑब्जेक्टिव बता रहे सर, वो ऑब्जेक्टिव कहाँ से करना है सर? ये कोई विजन सोर्स की है टेस्ट उसका? सीरीज कोई भी एक टेस्ट सीरीज फॉलो कर लेने की, जैसा विजन की टेस्ट सीरीज रहती है, तो विजन की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। विजन टेस्ट सीरीज पीडीएफ ऐसा सर्च कर दो तो बहुत सारे साइट्स आएंगे, यूपीएससी पीडीएफ नाम की एक साइट आती है, तो उस पे हाँ से सर, उसके, हाँ, वो तो शेड्यूल कर रहे हैं डाउनलोड सर। करो। हाँ हाँ हाँ, ओके, हाँ बट आप जो ऑब्जेक्टिव 30 वाइज बता रहे ना सर, वो हाँ 30 हाँ टेस्ट सीरीज में से ही करना है क्या सर? हाँ हाँ, टेस्ट सीरीज ही करना है, वही बोल रहा हूँ मैं। ऐसा डेली 30 वाली भी आती है, वो मत करना, वो अपने काम की नहीं है। जो प्रॉपर हाँ वो टेस्ट सीरीज है 100। उसमें जी 100 क्वेश्चन रहेंगे ना, तो आज जी 30 जी। किए, कल 30, परसों पेपर कंप्लीट, तो इस टाइप से अच्छा अच्छा उसको ही अच्छा अच्छा। करना। हाँ अच्छा अच्छा, आप वही एक टेस्ट सीरीज को 3 दिन में ऐसे कुछ करने बता रहे शायद सर। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। जी 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 जी, शुक्रिया सर। एक टारगेट रखो कि एक 40 टेस्ट तो भी अपने को करना है जीएस के, और सीसैट के 10 टेस्ट। तो ऐसा अगर करेंगे एकदम मतलब अच्छा हो जाएगा, और हमारा बार बार रिवीजन भी होगा, तो काफी अंडरस्टैंडिंग होती है, चीजें याद होती है। हम क्या करते हैं, पढ़ के याद रखने की कोशिश करते हैं, पढ़ के बहुत कम चीजें याद होती है। जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं और आपको रॉन्ग होता है क्वेश्चन, और फिर आप एनालिसिस करते हो, तो वो चीज लॉन्ग टर्म में याद रहती है। तो ये काफी इफेक्टिव तरीका है पढ़ाई करने का, रीडिंग, रिवाइजिंग प्लस ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग। तो ये चीज हम लोग करेंगे। ओके, अभी हम आते हैं, आज 0 आवर खत्म हो गया, उसके बाद क्या रहता सर है? वो एक अच्छा, डाउट था। हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो ना, सर हाँ दूसरे दूसरे एस्पिरेंट्स वो एक आईएएस बाबा की भी साइट बोलते हैं करंट अफेयर्स वगैरह हाँ के लिए करने, तो वो हाँ अच्छी हाँ। है या नहीं करना चाहिए सर उसको? अभी अपने लिए जरूरी है, अपने पास देखो रेडीमेड विजन के मैगजीन्स हैं, और वो पूरे हाईलाइटेड ओके। है। ठीक है, तो अपना काम रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसको बढ़ाएंगे नहीं, जो चीज रेडी है उसको डायरेक्ट अवेलेबल हम एक्सेस करेंगे। विजन के हम मंथली करेंगे, उसको ही एक क्या करो, ज्यादा रिवीजन करो, मोर एटलीस्ट 5 रिवीजन तो भी होना चाहिए, और एडवाइजेबल है 10 रिवीजन होना चाहिए। तो हम वो देखेंगे कैसा इतने कम टाइम में 10 रिवीजन कैसे करना है, और किस तरीके से पढ़ना है, हम उसको करेंगे ग्रेजुअली, उसके बारे में आप टेंशन मत लो। तो करंट अफेयर का बस एक सोर्स है अपना विजन का, और साथ में न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एज अ न्यूज बोल के पढ़ना है। ठीक है, उसको एक कुरान बोल के नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर को, बच्चे बहुत 2 घंटा लेके बैठेंगे सुबह सुबह। तो एक तो सुबह का सबसे प्रोडक्टिव पीरियड, और सबसे आसान काम के लिए दे रहे हैं। न्यूज़पेपर कब पढ़ना है, पूरा पढ़ाई हो गई, थक गए, अब सोने का टाइम है, तो 10 से 15 मिनट पहले न्यूज़पेपर मोबाइल में ओपन कर लिए, व्हाट्सएप के बजाय वो देख लिए, और मतलब ऊपर 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 से न्यूज, लोकेशंस, थोड़ा सा फोटोज वोटो जो दिया है वो कर लिए, तो इतना भी काफी है। एडिटोरियल वगैरह अब मत पढ़ो, अब प्रीलिम्स अपना नजदीक आ रहा है, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही देखो, और उसके नोट्स वोट बनाने की भी जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर के, वो करंट मंथली में आ जाएंगे वो चीजें। ठीक है, तो ये क्या होता है, इससे हमारा लोड काफी कम हो जाएगा, और यही टाइम हम हमारा स्टैटिक रिवाइज करने के लिए और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, करंट के हम बता देंगे, थोड़ा सा इतना होने दो मॉडर्न का वगैरह पार्ट, और फिर करंट भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे उसको देखते हैं, उसको टाइम नहीं लगेगा। ओके, ओके सर। ठीक। ये हमारी थीम इन इंडियन पार्ट 3, यहाँ पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इसके बारे में है। हिस्ट्री का सिलेबस है हमारा, और इसमें मॉडर्न का पार्ट मतलब क्या है। सेकंड पॉइंट देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th century until the present, significant events, personalities, issues।
तो ये सब आएंगे मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 1750 के आसपास। उसके बाद से जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, जैसा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सार और थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर, फिर उसके बाद दूसरे भी वार से टीपू टीपू सुल्तान के साथ वार हुए, मराठा के साथ वार हो गए, एंग्लो फ्रेंच वार्स, ये सारे हमको पढ़ना है। सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। पर्सनालिटीज में खास तौर पर इंपॉर्टेंट है सोशल रिफॉर्मर्स, उनके वर्क और उनके ऑर्गेनाइजेशन, और इश्यूज, तो ये चीजें। उसके बाद आता है फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है कांग्रेस के, आईएनसी के एस्टेब्लिशमेंट से। और आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1885 दिसंबर। 85। ओके, कौन था क्या बोले सर? वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1885, जब 1885 में वाइसरॉय कौन था इंडिया का? जवाब दो। डफरिन था सर। डफरिन था, बराबर, ठीक है। अब इसके बाद देखो फ्रीडम स्ट्रगल इट्स वेरियस स्टेजेस, जैसा एक्सट्रीमिस्ट फेज, मॉडरेट फेज, फिर उसके बाद आएंगे आपका गांधीयन ईरा। और गांधीयन ईरा में 3 बड़े मूवमेंट है। 1920 की खिलाफत नॉन कोऑपरेशन, 1930 में सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस, और 1942 में क्विट इंडिया। ये 3 मूवमेंट गांधीयन मूवमेंट। उसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, ये भी हम देखेंगे, ये पॉलिटी में आ जाएंगे ये वाला पार्ट। ओके, अब इसके बाद देखो, अब ये वाली जो बुक है इसमें देखते हैं पहले। यहाँ पर हमको 5 चैप्टर्स हैं टोटल। फर्स्ट वाला जो चैप्टर है ये है कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, इस पर है। दूसरा है रिबेल्स एंड द राज, राज मतलब ब्रिटिश राज को कहते थे, तो इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस, इसके ऊपर डिस्कशन है। थर्ड जो चैप्टर है कॉलोनियल सिटीज पे, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, ब्रिटिश पीरियड का कैसा था, इसके बारे में। जो चैप्टर है ये है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसमें सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। उसके बाद वाला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, पॉलिटिक्स, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, तो पार्टीशन के बारे में। और जो लास्ट चैप्टर है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा। तो इसमें ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं। इसमें थोड़ा सा डिबेट्स वगैरह रहेंगे, असेंबली में डिबेट्स वगैरह कैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा था हमारे फर्स्ट सेशन में, कि जब हमारा मिडिवल पार्ट स्टार्ट होता है हर्षा के बाद, तो क्या रीजन था, उसको मिडिवल क्यों कहते हैं हम, एंशिएंट के बाद मिडिवल, ऐसे क्या सिग्निफिकेंट इवेंट होती है। तो तब हमने उसको डिस्कस किया था कि फ्यूडल सिस्टम बढ़ जाता है, सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो जाती है। तो आप मुझको बताओ कि हम जैसा पढ़ते हैं मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, तो वहां पे क्या हो रहा है, मिडिवल टू मॉडर्न ट्रांजिशन हो रहा है, तो ऐसी क्या इवेंट होती है जिसको हम इसको मॉडर्न पीरियड कहते हैं। कोशिश करो गेस करने की। अराइवल ऑफ हाँ, यूरोपियन सर। अराइवल ऑफ यूरोपियन, तो इससे क्या होता है, यूरोपियंस आए, वास्को द गामा आया 1498 में, ब्रिटिश का फर्स्ट फैक्ट्री है 1612 में, तो क्या होता है लेकिन, मतलब सर इमरजेंस ऑफ 1813 के चार्टर के टाइम से जो आया, क्रिश्चियनिटी के सर इमरजेंस ऑफ रीजनल एम्पायर सर। इमरजेंस ऑफ रीजनल एम्पायर। एम्पायर तो हर टाइम आते रहे, जाते रहे, बनते रहे, बट ठीक सर है। इस टाइम थोड़ा स्ट्रांग हो गए थे सर, डिसइंटीग्रेशन की वजह से सर, सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन, इसको डिफाइन करो, तुमको आंसर आ जाएगा। मॉडर्नाइजेशन, कोई सोसाइटी मॉडर्न हो रही है तो क्या सर होता है, पीरियड ऑफ रेनेसां सर, पीरियड ऑफ रेनेसां। रेनेसांस, हाँ, न्यू मतलब न्यू थिंकिंग, एक चीज है, मॉडर्न वैल्यूज, न्यू थिंकिंग, सोशल एजुकेशन, रिलीजियस रिफॉर्म। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, साइंटिफिक डिस्कवरीज, तो ये चीजों का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। और यही चीज हुई थी ये फेज में, जो 18th सेंचुरी है, ये पीरियड में अक्रॉस द ग्लोब ये चीजें हो गई, नए डिस्कवरीज, नए इन्वेंशन, नए नए लैंड डिस्कवर हुए, नए थेरीज दिए गए, डिसिप्लिन आए, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न ईरा, मॉडर्निटी आ गई, ठीक है।
और एक याद रखो, मॉडर्नाइजेशन इज डिफरेंट, वेस्टर्नाइजेशन इज डिफरेंट। मॉडर्नाइजेशन ये आदमी के इनर चीजों से, थिंकिंग से रिलेटेड है, उसके व्यूज से रिलेटेड है। और वेस्टर्नाइजेशन क्या है? कॉपी करना वेस्टर्न कल्चर को। ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर इज वेस्टर्नाइजेशन, एंड मॉडर्नाइजेशन इज रीडिफाइनिंग द वैल्यूज, इसको हम कहेंगे। तो वैल्यूज में जैसा लिबर्टी, फ्रीडम, प्राइवेसी, इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारी चीजें मॉडर्निटी में, ठीक है। तो ये चीजों का जोर बढ़ जाता है, इसलिए इसको हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं। और ये हुआ यूरोपियंस के अराइवल्स के बाद, इसका स्पेस बढ़ गया, तो ऐसा हम इसको कह सकते हैं। ओके, इसके बाद देखो मॉडर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707, हम मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं वहां से। तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेसर स्टेट्स जो थे औरंगजेब, ये मुगल्स के, तो वो कौन से थे? तो जैसा कि फॉर एग्जांपल जैसा प्रोमिनेंट अवध, अवध जो यूपी साइड में, मॉडर्न डे यूपी हरियाणा, यहाँ पर इसका फाउंडर था बुरहानुल मुल्क। इसका ही और एक नाम था सादात खान, बुरहानुल मुल्क सादात खान। फिर इसी तरीके से बंगाल में भी मुर्शिद कोली खान, ये फाउंडर थे, बंगाल नवाब, बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कोली खान। दूसरा है अवध में बुरहानुल मुल्क। साउथ में आता है हैदराबाद, हैदराबाद में थे निजाम उल मुल्क असफ जंग। तो ये जो निजाम उल मुल्क था, ये सक्सेसर ऑफ मुगल्स थे। और जो ये थे अपने अहमदनगर वाले निजाम शाही जो थी, सक्सेसर ऑफ बहामनी थी। तो निजाम उल मुल्क आएंगे, असफ जा। और देखो यूपीएससी ने ये तीनों के बारे में नहीं पूछा इस साल, यूपीएससी ने दूसरे दो सक्सेसर स्टेट दिया। एक तो बोला कि रोहिला खंड, रोहिला खंड का इमरजेंस उसने बोला कि अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन के बाद हो गया। तो सही है गलत है? इस साल का पेपर देखा आप लोगों ने? सही है सर। रोहिला खंड का इमरजेंस अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बाद हुआ। हाँ, तो इसका ये मतलब थोड़ा सा बहुत ही मतलब स्टडी क्या कहेंगे, जानबूझ के ऐसा पूछा गया था। अहमद शाह अब्दाली से पहले नादिर शाह आता है 1739 में, ठीक है। लास्ट टाइम दिल्ली में जब इन्वेजन हुआ था, तैमूर का इन्वेजन हुआ था 1398 में। उसके बाद होता है नादिर शाह के पीरियड में 1739। और तब वो जाने के बाद फिर अफगान्स का माइग्रेशन ज्यादा होता है और वो अपना स्टेट बनाते हैं रोहिला खंड। नादिर शाह वगैरह ये लोग भी अफगान थे, अफगान का डोमिनेंस बढ़ता है। तो रोहिला खंड नादिर शाह के इन्वेजन के बाद होता है, ना कि अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली बाद में आता है, नादिर शाह के बाद। तो नादिर शाह का कमांडर रहता है, नादिर शाह के डेथ के बाद वो गादी पर आ जाता है। दूसरा पूछा गया था निजामत ऑफ अरकॉट, ये सक्सेसर है हैदराबाद का। तो ये भी गलत था, निजाम ऑफ अरकाट जिसको कहते हैं ये सक्सेसर था मुगल्स का, हैदराबाद का नहीं था, मुगल्स का था। ये दो मतलब छोटे छोटे डायनेस्टीज पे यूपीएससी फोकस कर रहा है। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, लुसेंट थोड़ा सा ठीक से पढ़ो, तो उसमें ये चीजें, ये सब नाम वगैरह मेंशन है। इसके बाद देखो कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी इमर्ज हुए। ऊपर के जो स्टेट्स थे ना, ये भले ही अलग से थे, मुगल से अलग थे, लेकिन ये मुगल किंग का मतलब ये क्या थे, अंडर बाय अथॉरिटी ऑफ मुगल्स ही थे। नॉमिनल क्यों नहीं होता, लेकिन थे मुगल्स के अथॉरिटी। और दूसरे कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी थे, जैसा कि सिख किंगडम का इमरजेंस होता है अंडर महाराजा रंजीत सिंह 1739 टू 1839। तो ये यहाँ पर हमको पता है गुरु गोविंद सिंह जो 10 गुरु थे, इन्होंने सिख को रीऑर्गेनाइज किया था मिसल में, 10 मिसल जिसको हम कहते हैं। और इसमें सूरचकिया मिसल से रंजीत सिंह थे। 12 जितने भी होंगे मिसल्स, ठीक है। तो इसमें रंजीत सिंह 1799 टू 1839। इसके बाद नीचे साउथ में मराठा का भी इमरजेंस होता है। मराठा का इमरजेंस शिवाजी छत्रपति के पीरियड में हुआ था, जो औरंगजेब की कंटेम्पररी थे। उसके बाद संभाजी राजराजा, और बाद में क्या होता है छत्रपति शाहू आते हैं, और उनके पीरियड में पेशवा का इमरजेंस होता है। छत्रपति शाहू नॉमिनल थे और रियल पावर रहेंगी पेशवा के हाथ। पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर। अब ऐसा नहीं था कि पेशवा फर्स्ट टाइम ऑफिस क्रिएट हुआ था, जो निजाम शरीफ अहमदनगर थी वो टाइम पर भी पेशवा की पोस्ट थी। जैसा आपने मलिक अंबर का नाम सुनेंगे, निजाम किंग अलग, ही वाज डिफरेंट पर्सन, और पेशवा कौन थे, मलिक अंबर थे। पेशवा इज लाइक अ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, तो आप कह सकते हैं प्राइम मराठा कॉन्फेडरेसी वगैरह, ठीक है। तो मराठा कॉन्फेडरेसी 1720 से क्या होता है,
पेशवा के पास रियल पावर आ जाती है, तो यहाँ से वो लोग डोमिनेट करते हैं। पेशवा में मेनली 5 घराने थे। पूना में पेशवास थे, नागपुर में भोसले, ग्वालियर में सिंधिया, बड़ौदा में गायकवाड़ और इंदौर में होलकर। ये नाम याद रखना है, मैच द पेयर्स में पूछा जाता है। अब एक आपका होमवर्क है, ये लोगों ने सब्सिडरी अलायंस कब साइन किया, इसका सीक्वेंस में आपने लिख लेना, सब्सिडरी अलायंस का सीक्वेंस। उसके बाद जो साउथ में थे, मैसूर, मैसूर में हैदर अली का इमरजेंस होता है। मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखो कि यहाँ पर एक विजयनगर की सक्सेसर एम्पायर थी, वाडियर डायनेस्टी कहते हैं उसको, वाडियर डायनेस्टी। और वाडियर डायनेस्टी का वहां पे किंग था, लेकिन ये हैदर अली क्या थे, कमांडर थे। और ये इन्होंने फिर पावर अपने हाथ में ले ली, हैदर अली और टीपू सुल्तान। किंग वाडियर का ही था, लेकिन ये लोगों ने पावर अपने हाथ में ले ली। इसके बाद जो है अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस भी यही पीरियड में होता है। सबसे पहले पोर्तुगीज आते हैं 1498 में, वास्को द गामा आता है। तो मुझको बताओ, पोर्तुगीज पहले आया, मुगल्स पहले आए इंडिया में? बाबर पहले आया, वास्को द गामा पहले आया? कौन पहले? सर वास्को डी गामा सर। वास्को द गामा, हाँ याद रखना, वो बोलेगा पोर्तुगीज अराइव्ड अर्लियर टू मुगल्स, तो स्टेटमेंट सही होगा। ओके। और इसका निमोनिक कैसा है देखो, पीडीईएफ, जो हम फाइल बोलते हैं, पीडीएफ, पीडीईएफ, पीडीईएफ, पी फॉर पोर्तुगीज, डी फॉर डच, ई फॉर इंग्लिश, एफ फॉर फ्रेंच। सबसे पहले पोर्तुगीज आए, सबसे आखिर में पोर्तुगीज ही गए। ठीक है, गोवा में उनका काफी समय तक उनका रूल था। फिर जैसा इंग्लिश है, इंग्लिश लोग सूरत में वगैरह आते हैं। फ्रेंच का है पौंडीचेरी में। तो यहाँ के ये लोगों की फर्स्ट फैक्ट्रीज कहाँ पे है, ये भी पूछा गया है। पोर्तुगीज की फर्स्ट फैक्ट्री आती है कोचीन में, कोचीन केरला में 1502। डच की फर्स्ट फैक्ट्री मछलीपट्टनम 1609, आज उसका नाम मछलीपट्टनम है, आंध्रा में है। इंग्लिश पहले आते हैं सूरत में 1612 और मछलीपट्टनम में 1611। ईस्टर्न कोस्ट पे बोले तो मछलीपट्टनम में उनकी फर्स्ट फैक्ट्री है और वेस्टर्न कोस्ट में सूरत में। तो वो टाइम पे किंग कौन था 1612 में, मुगल किंग? जहांगीर था सर। जहांगीर था 1612। ठीक है, जहांगीर के पीरियड में आता है उनका फर्स्ट टाइम, उनका आता है, क्या नाम था उसका, विलियम। एक था थॉमस रो और उससे पहले आता है विलियम हॉकिंस, हाँ वो आता है। और फर्स्ट एम्बेसडर बोले तो थॉमस रो है, और उससे पहले आएगा ट्रेडर आएगा विलियम हॉकिंस। इनके नाम भी याद रखो, स्पेक्ट्रम में वगैरह दिए हैं। और फ्रांस बहुत आखिर में आते हैं। सूरत में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री आती है 1667 में, ये याद रखना। ठीक है, अभी हमने ब्रीफली एक स्केलेटन देख लिया, अब अंदर का मटेरियल देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता एक लिस्ट ये भी बनाओ आप, गवर्नर जनरल्स की लिस्ट और उनका पीरियड अप्रोक्सीमेट, क्योंकि कंटेम्पररी कौन किसका कंटेम्पररी था और ये या फिर ये इंसिडेंट्स कौन से गवर्नर जनरल के पीरियड में, एक पेज पे निकाल देना, बार बार रिवाइज कर। तो जब हम गवर्नर्स की बात करते हैं, सबसे पहले बंगाल में ब्रिटिश आए, वहां पर वो लोग बैटल ऑफ प्लासी हो जाते 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो अपना पपेट बिठाते मीर जाफर और फिर इंटरफेरेंस स्टार्ट कर देते हैं। और क्या होता है, मीर जाफर उनको बहुत सारे जमींदारी वगैरह दे देता है। नॉर्थ 24 परगना बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वो उनके कंट्रोल में चला जाता है। और ये पीरियड में जो गवर्नर ऑफ बंगाल था रॉबर्ट क्लाइव था, 1757 to 60 और 65 to 66, ये पीरियड में। ठीक है, और ये जो फेज है 65 to 72 का, इसको डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल कहते हैं। थोड़ा सा समझो, यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, तो मीर जाफर को बिठाते हैं और मीर जाफर वो लोगों को पैसे वैसे देते रहता है एनुअल सम। फिर उसके बाद मीर जाफर पैसे नहीं दे पाता है तो उसके दामाद सन इन लॉ को बिठाते मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम काफी होशियार था, एम्बिशियस था, और वो ये लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश लोग दस्तक का मिसयूज करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, मीर कासिम दस्तक सिस्टम ही अबॉलिश कर देते, सबको ही बोले किसको ही ड्यूटी नहीं रहेंगी। तो ये भी चीजें होती है, और वो मतलब अलायंस बनाता है सिराजुद्दौला के साथ,
सॉरी, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम जो मुगल किंग था। फिर ये क्या होता है, ना इत्तेफाकियां बढ़ती है, फिर वार होता है, और जो वार था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर होता है, लेकिन इसमें भी ये तीनों की फौज हार जाती है और ब्रिटिश जीतते हैं। तो मुझको बताओ, ब्रिटिश का लीडर कौन था ये वार में? कौन था? ब्रिटिश फॉट अंडर द कमांडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ बक्सर कौन है? हाँ, हेक्टर मुनरो नाम था उसका, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी में क्लाइव रहता है, लेकिन क्लाइव फिर 5 साल के बाद चला जाता है, और ये आता है हेक्टर मुनरो, इसके अंडर में सर बैटल होगा। हाँ ट्रीटी के लिए वापस आता है ना सर? हाँ, ट्रिटी के लिए फिर ट्रीटी ऑफ आएगा, फिर इलाहाबाद। उसका ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद में फिर आगे रॉबर्ट क्लाइव। तो याद रखना कब कौन सा कमांडर था बैटल, ठीक है। तो फिर वो आएगा वापस, फिर वो ट्रिटी वगैरह होगा इलाहाबाद में, और इलाहाबाद की ट्रिटी में दीवानी पावर ब्रिटेन को जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और निजामत भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाती है, ठीक है। दीवानी एज वेल एज निजामत पावर, ठीक है। तो ये चीज तुम ध्यान में रखना, दीवानी और निजामत राइट इसको चले जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? ड्यूअल गवर्नमेंट। तो इस ड्यूअल गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं कि दीवानी पावर तो ये ले लेते हैं, लेकिन निजामत पावर नवाब को ही दे देते, नवाब को बोलते हैं तुम एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करो, बस रेवेन्यू कलेक्शन हम लोग करेंगे। तो इसको ड्यूअल गवर्नमेंट कहा जाता है। उसके बाद क्या होगा, फिर गवर्नर जनरल दूसरे इंपॉर्टेंट, जैसा वॉरेन हेस्टिंग आएगा 1772 टू 85। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जनरल है, मतलब अराउंड 13 ईयर्स इसका पीरियड रहता है। वॉरेन हेस्टिंग, इसके पीरियड में ऑफिस ऑफ कलेक्टर आता है, ठीक है। कलेक्टर का ऑफिस ये बनाता है वॉरेन हेस्टिंग के पीरियड में। और ये हाँ ठीक है। इसके बाद आएगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस आएगा 86 टू 93। ओके, 86 टू 93 कॉर्नवालिस का पीरियड है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह बहुत इंप्रूव करता है, इसलिए इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। ये पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी की पोस्ट ये बनाता है कॉर्नवालिस। इसी तरीके से परमानेंट सेटलमेंट भी कॉर्नवालिस का है, बंगाल में ये लेकर आता है कॉर्नवालिस 1786 टू 93। उसके बाद आएगा रिचर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड वेलेस्ली 1798 टू 1805। इसके पीरियड में फेमस चीज, मतलब ही फॉट बैटल विद टीपू एंड किल टीपू, ये चीज याद रखना। रिचर्ड वेलेस्ली, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेन करने के लिए कॉलेजेस भी बनाता है। कॉलेज का नाम क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज, बराबर, फोर्ट विलियम कॉलेज बनाएगा। उसके बाद आएगा आपका लॉर्ड हेस्टिंग 1830 टू 23, ठीक है, उतना खास नहीं है। विलियम बेंटिंग याद रखना 1828 टू 33। विलियम बेंटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीरियड में एंटी सती लेजिस्लेशन लाया जाता है, सती का पीरियड, विलियम बेंटिंग। इसी तरीके से यही पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 आता है, और वो एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो वो है विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है डलहौसी 1848 टू 56। इसके पीरियड में काफी चेंजेस हो जाते हैं, जैसा कि अवध का अनेक्सेशन होता है। इसी तरीके से जो सिख किंगडम है पंजाब की, उसको भी अनेक्सेशन हो जाता है। सब्सिडरी अलायंस का ये यूज करता है बहुत ज्यादा तौर पे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का भी यूज करता है डलहौसी। फिर रेलवे आता है, टेलीग्राफ आता है, पोस्ट सर्विसेज, पोस्ट तो थी समझो, रेलवे, टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीफोन भी नहीं, रेलवे टेलीग्राफ याद रखना। विडो रीमैरिज एक्ट भी इसके पीरियड में आएगा, ओके। फिर उसके बाद आएगा कैनिंग। 1857 में रिवोल्ट होता है, और वो पीरियड में कैनिंग था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग जिसको कहते हैं। कैनिंग के बाद, कैनिंग के पीरियड में हमारा एक्ट आता है 1858 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 रिबेलियन के बाद। और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहेंगे। अब क्या होता है, ब्रिटिश जो किंग है वो पावर डायरेक्ट अपने अंडर में ले लेते हैं। पहले कंपनी रूल करती थी, अब गवर्नमेंट रूल करेंगे। तो पहला वाइसरॉय अगर पूछा जाए तो कैनिंग है, कैनिंग 1858-62। फिर लिटन आएगा 76 टू 80। लिटन याद रखना, इसके पीरियड में
फेमान आया था, बहुत बड़ा फेमान आया था 1877 में। फेमान आया, फिर इसने आर्म्स एक्ट लेकर आया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेकर आया। उसका बाद रिपन आएगा। रिपन बहुत अच्छा आदमी था। रिपन ने रिफॉर्म्स भी लेकर आए। इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। दूसरी चीज, रिपन ने वो आर्म्स एक्ट को रिपील कर दिया। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी इसी के पीरियड में होती है, रिपन के पीरियड। तो मुझको बताओ इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है? सर वो जजेस, इंडियन जजेस कैन ट्रायल हाँ, ऑन वेस्टर्न यूरोपियंस ब्रिटिशर्स इंडियन के जजेस ऊपर, को। यूरोपियंस के ऊपर हाँ, ट्रायल करने के लिए हाँ, था सर वो। बराबर। पहले ऐसा रूल था कि मतलब यूरोपियंस को इंडियन जजेस ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने तो ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम वगैरह लेकर आए 1853 में। फिर बहुत सारे इंडियन जजेस प्रमोशन हो के वो इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि वो मतलब चीफ जस्टिस बन गए। अब केसेस तो सारे आएंगे उनके पास, अब केसेस आएंगे। और हाँ, हाँ, केसेस तो आएंगे, लेकिन अब उसके लिए रूल रूल में बिठाना जरूरी था ना। प्रमोशन तो हो रहा था, लेकिन बाय रूल के हिसाब से तो नहीं ट्राई कर सकते थे। वो टाइम पे जैसा एम जे रानडे थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ये लोग मतलब चीफ जस्टिस वगैरह बन गए थे। तो फिर क्या हुआ, ये रूल लेकर आते हैं जिसको हम इल्बर्ट बिल कहते हैं। लेकिन बाद में जो उनको अलाउ करता है इंडियन जजेस को टू ट्राई यूरोपियंस, लेकिन बाद में क्या होता है, इसको रिपील करते हैं। बहुत ही अपोजिशन होता है इंग्लैंड में, ये चीज। सर कंप्लीट सेंसस भी आया था ना सर इसी के टाइम पे। हाँ, बराबर। इसमें देखो दो चीज याद रखो। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया पूछा जाए तो 1872 लॉर्ड मेयो की पीरियड में होता है, और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस पूछा जाए तो 1882 में होता है। ठीक है, और वो टाइम पे आपका ये था, रिपन था। रिपन के बाद डफरिन आएगा 1884 टू 88। उसके पीरियड में इंपॉर्टेंट मतलब आईएनसी का फॉर्मेशन होता है डफरिन के पीरियड में। फिर बाद में इंपॉर्टेंट है आपका कर्जन 1899 टू 1905। इसके पीरियड में क्या बहुत सारी चीजें होंगी इसके पीरियड। बंगाल का पार्टीशन होता है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है। इसी तरीके से वो सीआईडी का इस्टेब्लिशमेंट इसके पीरियड में होता है। ओके, ये चीज ध्यान में रखो। फिर कर्जन के बाद मिंटो आएगा, मिंटो टू 1905 टू 10। हम जो मोरले मिंटो एक्ट पढ़ते हैं इसी के पीरियड में, मोरले मिंटो। दूसरा फिर हार्डिंग आएगा, हार्डिंग टू 1910 टू 16। इसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। आवाज नहीं आ रही। यू आर नॉट ऑडिबल सर।
ओके हाँ ठीक है, तो हम देख रहे थे चेम्सफोर्ड हमने देख लिए, चेम्सफोर्ड 1916 टू 21, ठीक है। चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हम एक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें चेम्सफोर्ड अपना वाइस रॉय है और मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस आया था 1858 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। चेम्सफोर्ड के बाद राइट साइड में एक बॉक्स है, देखो लॉर्ड रीडिंग आता है, ही वाज द ओनली जीविश वाइस रॉय, और इनके पीरियड में मैपिला रिवोल्ट होता है 1921 में। वो टाइम पे खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारी चल रही थी। ओके, इसके बाद देखो इरविन आएगा, इरविन आता है आपका 1926 टू 31 में, तो ये का फेज रहता है। साइमन कमीशन आएगा 27 में, नेहरू रिपोर्ट आएगा 28 में, फिर इसी तरीके से 1930 में सीडीएम लॉन्च, टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है, कांग्रेस पार्टी करेगा, फिर गांधी इरविन टॉक होंगे, एक्ट होता है, कांग्रेस एक्सेप्ट करता है हम जाएंगे बोल के, गांधी जी जाते हैं सरोजिनी नायडू के साथ वहां पर जाके टॉक्स होंगे, लेकिन फिर उस पर माइनॉरिटी के मुस्लिम्स को रिजर्वेशन वगैरह कितना देना है, क्या देना है, इस पर टॉक्स फेल होते हैं। फिर इसके बाद थर्ड राउंड टेबल में कांग्रेस नहीं जाएंगे, ये सब होता है। यही पीरियड में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी वगैरह 1920s में बढ़ जाते हैं, ये भी आप समझ लेना। 1920s में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जैसा HSRA, HRA, ये सारे ऑन देयर पीक रहते हैं। 1930 में चितगोंग आर्मरी रेड भी होती है। ठीक, अब आगे आ जाओ। इसके बाद इंपॉर्टेंट है लिन लिथगो आएगा 1936, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये पीरियड में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 2 होगा, फिर कांग्रेस का क्या, फिर इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनते हैं हरिपुरा सेशन में, ये रहता है लगभग 1938 में हरिपुरा। फिर उसके बाद अगले बार आएगा त्रिपुरी, हरिपुरा त्रिपुरी में होता है 1939 में, ठीक है। और वो क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं 39 में, उनका गांधी जी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, रिजाइन करेंगे, ये चीज समझो। अब इसके बाद और एक चीज ध्यान में रखना, हरिपुरा त्रिपुरी कैसे याद रखना है, अल्फाबेट ऑर्डर याद रखो, ठीक है। पहले हरिपुरा आएगा और उसके बाद फर्स्ट एच देन टी, ओके। तो ये चीज भी आप ध्यान में, हरिपुरा और त्रिपुरी, ये होने इसके बाद कांग्रेस बताएंगे सेक्शन का बराबर नहीं है सर आपका। यहाँ पर, हाँ मौलाना आजाद यहाँ पर प्रेसिडेंट बनते हैं, और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहते हैं यहाँ के INC के, 46 तक रहेंगे, क्योंकि 46 तक कांग्रेस का सेशन ही नहीं होता है। 1942 वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पर फिर कांग्रेस में मतलब गांधी जी कहते हैं कि ब्रिटेन को सपोर्ट करना है, डेमोक्रेटिक के लिए फाइट कर रहे हैं वार, सुभाष चंद्र बोस वगैरह करते नहीं, सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अपना अपना फ्रीडम फाइट करेंगे। नेहरू बोलते हैं कि अगर ये INC कांग्रेस ने क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटिश अगर इंडिपेंडेंस देना चाहिए अभी हमको, और तभी हम क्या करेंगे ब्रिटेन को, फिर उसके बाद ही साथ देंगे। तो ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता है। इसके बाद और क्या होगा उसका आगे, और लिलित गो वगैरह, ठीक ठीक है। 42 बाद में क्रिप्स मिशन वगैरह आता है बात करने के लिए, क्योंकि स्टार्ट में नाजी लोग वगैरह काफी ये रहते हैं, नाजी लोग इसका हो गया, ठीक है। नाजी इन्वेजन होता है, और वो इंग्लैंड में वगैरह काफी उससे नुकसान हो जाता है, फ्रांस भी पूरा जीत लेते हैं लोग, जापान भी वार में इंटर हो जाता है, तो इसलिए ब्रिटेन को इंडिया की हेल्प की जरूरत थी। फिर वो लोग क्या करते हैं, बातचीत करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजते हैं। क्रिप्स मिशन आएगा 42 में, लेकिन क्रिप्स मिशन क्या बोलेगा, हम डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडिया को, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, वार के बाद देखेंगे।
और दूसरा बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो होली कंसिस्ट ऑफ इंडियंस रहेंगे। तो कांग्रेस बोलेगा हम तो पहले बात पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, वो डोमिनेंट स्टेटस की तो हम बात ही नहीं कर रहे आपसे, और वो भी आप वो भी बोल रहे हैं डोमिनेंट स्टेटस देंगे, वो भी वार के बाद, हमको नहीं चाहिए। तो टॉक्स फेल हो जाते हैं और फिर कांग्रेस क्या करता है, मूवमेंट लॉन्च करता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त 8 1942, इस साल का PYQ। उसने पूछा, सिंपल क्वेश्चन पूछा, 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, सिंपल मॉडर्न क्वेश्चन, बहुत आसान पूछा, 5-6 क्वेश्चन थे, अभी हम देखेंगे वो क्वेश्चन काफी आसान पूछे गए थे। इसके बाद क्या होगा, लिनलिथ गो के बाद वेवेल आएगा, वेवेल 43 to 47। वेवेल में देखो ये टाइम पे राइट्स वगैरह बहुत हो जाते हैं, फिर वेवेल प्लान आता है 45 में, और वेवेल प्लान को डिस्कस करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन वो भी फेल होता है। जिन्ना की डिमांड रहती है कि मतलब जितने भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो पूरे क्या पूरे रहेंगे मुस्लिम लीग से, INC मुस्लिम्स को नॉमिनेट नहीं कर सकता, इस पर डिस्प्यूट हो जाता है, फिर वो टॉक्स भी फेल हो जाते हैं। और फिर आएगा माउंटबेटन, माउंटबेटन 47 to 48 ये रहेगा, और इसके पीरियड में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वगैरह पास होता है, माउंटबेटन प्लान जिसको हम 3 जून प्लान भी कहते हैं वो आएगा, और इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद C राजगोपालचारी, ही वाज द मतलब फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन ना, इंडिपेंडेंस के बाद वाइसराय को गवर्नर जनरल बोलते हैं फिर से, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल मतलब राजगोपालचारी, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कौन है, माउंटबेटन, उसको ही कंटिन्यू रखते हैं, 48 में वो चला जाता है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन रहता है, मोहम्मद अली जिन्ना रहता है। ठीक, ये चीज से अब यहाँ पे अपना मॉडर्न हिस्ट्री हमने एक हिसाब से ब्रीफ ओवरव्यू हमने देख लिया, मॉडर्न इंडिया हमारा खत्म हो गया। अब बस हमको बस हिस्ट्री मतलब थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हम आगे चैप्टर वाइज देख लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये जो चैप्टर है कॉलोनियलिज्म और कंट्री साइड, यहाँ पर रेवेन्यू सेटलमेंट्स के बारे में है, रेवेन्यू सेटलमेंट्स वगैरह और जो एग्रीकल्चर रिवोल्ट्स वगैरह हुए इस बारे में। एक रखना कि अभी जैसा हम पढ़ते हैं, अभी हम टैक्सेशन वगैरह सबसे ज्यादा हमको वगैरह, वो टाइम पे ऐसा नहीं था, सर्विस सेक्टर वगैरह बहुत कम था, वो टाइम लैंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट सोर्स था स्टेट के लिए, तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो हमने जैसा पढ़ा कि पहले तो एंशंट में वगैरह एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स रहता था, तो वो देना रहता था गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद जब मिडिवल का हम पढ़ते हैं तो मिडिवल में जैसा हमने एकता सिस्टम पढ़ा, तो वो एकता मुक्ति कलेक्ट करेगा, फिर मनसबदारी सिस्टम आएंगी, मनसबदारी में स्टेट के ऑफिसर्स रहेंगे, तो उसमें अकबर के टाइम पे 10 साल सिस्टम वगैरह आई थी, वो लैंड रेवेन्यू के लिए थी। फिर बाद में क्या होता है, लेकिन इसमें कैसा था अभी तक के पीरियड में मिडिवल ब्रिटिश आने से पहले कि मतलब लैंड का एक्चुअल असेसमेंट होता था, और कैश एज वेल एज काइंड दोनों में आपको ऑप्शन रहता था, कैश में देना है कैश में, फूड ग्रेन्स में देना है फूड ग्रेन्स में आप दे दो, और फेमाइन वगैरह रहा तो आपको क्या करते थे, कंसेशन देते थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे वगैरह एग्रीकल्चर लोन्स भी देते थे, तो काफी मतलब प्रोएक्टिव अप्रोच रहता था फार्मर्स की तरफ। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने क्या किया, वो लोग तो कमर्शियल मोटिव था उनका, तो वो लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट लेकर आते हैं 1793 में कॉर्नवालिस, और ये क्या करेगा, कैश में ही ये लोग लेंगे। अब इससे क्या होगा, अब समझ रेवेन्यू तो देना है, रेवेन्यू नहीं देगा तो लैंड चला जाएगा, तो वो क्या करेंगे, इससे पैसा लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज होती है कि मनी लेंडर का रोल बढ़ जाता है, और फार्मर्स क्या होते हैं, इंडेप्टेड हो जाते हैं। पैसा लेना, एक बार पैसा ले लिए तो अब उसको रिटर्न करना बहुत मुश्किल जाता है, नेक्स्ट ईयर आपको एक तो ज्यादा क्रॉप लेना पड़ेगा, अब इसकी श्योरिटी नहीं, इरिगेशन वगैरह भी नहीं होता था, तो फिर बहुत सारे फार्मर्स इंडेप्टेड हो गए, और मनी लेंडर भी क्या करेंगे उसमें, फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं थे, तो डबल ट्रिपल रेट से इंटरेस्ट लगाएंगे, फिर लैंड ग्रैब करेंगे। अरे हलवा सिस्टम में क्या था डिफरेंस, मतलब फार्मर्स का लैंड ओनरशिप नहीं थी, जो भी लैंड रहेगा जमींदार का रहेगा, और फार्मर्स को उस पर
टैक्स देना पड़ेगा। और जमींदारी भी ऐसे बिडिंग्स के थ्रू ग्रांट की जाती है, जो सबसे ज्यादा बिडिंग लगाएगा उसको ज्यादा मतलब उसको दी जाएंगी जमींदारी। जमींदार का काम था कि उसने रेवेन्यू कलेक्ट करना है, 1/12 खुद के पास रखना है और 11/12 पार्ट गवर्नमेंट को, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है। फिर इसी तरीके से महलवारी सिस्टम आती है 1822 में, ये आती है यूपी साइड में, यूपी अवध। यहाँ पर महलवारी में कैसा था, एक जो रेवेन्यू लिया जाता था होल विलेज से लिया जाता है, एक विलेज एक यूनिट रहेगा उससे वसूल किया जाएगा। और ये यहाँ पर था विलियम बेंटिक। और लेकिन महरवारी का अगर पूछा जाए कि फाउंडर वगैरह कौन था, तो होल्ट मैकेंजी आप कहना, होल्ट मैकेंजी और मर्टिन्स बर्ड, ये दो नाम आते हैं। होल्ट मैकेंजी, ये देता हूं इसको, ओके। और ऐसे ही एक रैयतवारी सिस्टम रहता है। रैयतवारी सिस्टम साउथ 80 गवर्नमेंट रैयत से, फार्मर्स से रेवेन्यू लेगा। यहाँ पर इंटरमीडिएटरी, और ये जो सिस्टम आता है यहाँ पर, जो मद्रास में गवर्नर रहता है वो टाइम पे सर थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो का नाम याद रखना है। इसपे रीजन्स मतलब कलर कोड दिए हैं। ग्रीन वाला जो रीजन है ना, बंगाल, बिहार, झारखंड, बांग्ला। जो साउथ वाला रीजन था मद्रास प्रेसिडेंसी, वो थी रैयतवारी में। और जो यूपी वगैरह था, यूपी पंजाब, ये आता है आपका महलवारी में। अब एक चीज समझो, जो आसाम था ना, आसाम में कौन सी सिस्टम थी, मैप देखकर बताऊं उसको। आसाम में रैयतवारी थी, याद रखना। और नॉर्थ मद्रास में क्या था, नॉर्थ मद्रास में परमानेंट सेटलमेंट थी, याद रखना। नॉर्थ मद्रास से परमानेंट थी। मद्रास प्रोविंस बोलेगा तो मद्रास प्रोविंस में बोलना कि रैयतवारी है, नॉर्थ मद्रास पूछेगा तो परमानेंट है। और आसाम अगर पूछता है स्पेसिफिक तो वहां पर आसाम में रैयतवारी, याद रखना। फिर ये सिस्टम जैसा लाते हैं हम, तो क्या होगा, एग्रेरियन डिसकंटेंट होगा, एग्रेरियन अनरेस्ट होगा, क्योंकि फार्मर्स के पास एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से जमींदार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फेमाइंस आ रहे हैं। फिर फोर्स कल्टीवेशन भी किए जाते थे, इंडिगो वगैरह फोर्स में, ओपीएम कल्टीवेशन वगैरह, और पैसे भी कम दिया करते थे। तो इसलिए बहुत सारी जगह क्या हो गए, फार्मर्स रिवोल्ट हो गए। जैसा कि इंडिगो रिवोल्ट होता है, इसका ये होता है 1859 में बंगाल में। इसके जो लीडर्स हैं विष्णु और दिगंबर विश्वास। देखो विश्वास, वी को बी पढ़ते हैं, आप नाम से भी गेस करते हैं रीजन क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर हम कहेंगे, पर बंगाली लोग उसको रविंद्रनाथ कहते हैं, रविंद्रनाथ। वैशाख, वैशाख, वैशाख है वो, उसको वैशाख पढ़ेंगे। तो ये चीज आप समझ लेना। अब देखो इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो इसके नाम कैसे याद रखना है। इंडिगो, ये नील, नील जो हम कलर के लिए यूज करते हैं, पहले अभी भी यूज करते हैं, व्हाइट कपड़े वगैरह धोने के लिए हम नील का यूज करते हैं। वो टाइम पे सिंथेटिक कलर्स नहीं थे अभी के जैसे, तो कलर का एक ही सोर्स था, वो था इंडिगो, तो ब्लू कलर। अभी रिवोल्ट जब होता है तो हाँ, इंडिगो, हम घड़ी का ऐड देखेंगे आपने, घड़ी डिटर्जेंट, वो क्या बोलता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इंडिगो कपड़ों से रिलेटेड है, और इसमें विश्वास याद रखना, इंडिगो से विश्वास आता है, विश्वास, विष्णु और दिगंबर विश्वास। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, 2-3 रिवोल्ट दिए और उनके लीडर्स दिए तो कंफ्यूज होता है। तो एक दो याद रखो, बाकी क्या आप एलिमिनेशन कर सकते हो। तो इंडिगो के लिए विष्णु और दिगंबर विश्वास। इसके बाद है पबना, पबना है बंगाल में, इसके लीडर छोड़ दो, बस पबना, ये एग्रेरियन रिवोल्ट था बंगाल में। फिर इसी तरीके से डेक्कन राइट्स होते हैं, ये हम आगे देखेंगे, आगे आएगा चैप्टर में। ये महाराष्ट्र में होते हैं 1875 में। रामोशी मूवमेंट भी होती है, और बिजोलिया मूवमेंट राजस्थान में, मोपला रिबिलियन केरला में, तेभागा मूवमेंट ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1940s में बंगाल में थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। तो यहाँ पर शेयर क्रॉपर्स वर्सेस जमींदार दोनों में फाइट थी, ठीक है। तो पहले क्या होता था, हाफ जमींदार को जाता था और हाफ फार्मर के पास जाता था, जो भी कल्टीवेशन इल्ड रहते। लेकिन बाद में इंडिपेंडेंस के टाइम पे फार्मर बोले कि हमको 2/3 चाहिए और 1/3 ही हम देंगे जमींदार को, तो इसलिए इसको बोलते तेभागा मूवमेंट, 1/3 उनको देंगे।
तेलंगाना निजाम स्टेट जो था वहां पर थी मूवमेंट, और कम्युनिस्ट लोगों ने काफी इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। इसी अवध में जिसका लीडर था मदारी पासी, ठीक है। 1920 ये टाइम पे नॉन कोऑपरेशन भी चल रहा था, लेकिन अलाइड थे, लेकिन बाद में अलग हो गया अपने खुद से मूवमेंट, ये लोग का मूवमेंट। फिर इसी तरीके से ऑल इंडिया किसान सभा ये बनती है लखनऊ में 1936 में, नाम याद रखना, ऑल इंडिया किसान सभा। ये तो हो गया फार्मर्स का, देख लिया हमने। इसी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्राइबल रीजन में भी पेनिट्रेट किए, फॉरेस्ट कट किए, फार्मर्स का लैंड ग्रैब किए, फॉरेस्ट रिसोर्स एक्सेस पे रिस्ट्रिक्शंस ला दिए ट्राइबल के, और ट्राइबल के रिलीजन में इंटरफेरेंस किए, प्रोजेलिटाइजेशन, मिशनरी एक्टिविटीज। तो ये सारी चीजों की वजह से ट्राइबल्स में भी क्या होते हैं, रिवोल्ट्स होते हैं। तो इसमें जैसे चुआर है, चुआर अपराइजिंग होती है 1776 में, भिल्स अपराइजिंग होती है 1817 में, इसका लीडर रहता है सेवाराम घिसाडी रहता है। होज, रामोशी, कोली, नाम याद रखना है, नाम से फैमिलियर रहना। अभी एक साल पहले यूपीएससी ने पूछा था हो हल्बी ये क्या है, तो ये ट्राइबल लैंग्वेजेस है छोटा नागपुर में। ओहम रिबेलियन होता है 1828 में, फांसी अपराइजिंग होती है 1829 में, तीरथ सिंह इसका लीडर रहता है। संताल रिबेलियन ये आगे आएगा चैप्टर में 1855-56, सिंधु कानू ब्रदर्स रहते हैं। मुंडा रिबेलियन होता है 1899 में, बिरसा मुंडा, ठीक है। मुंडा रिबेलियन 1899, बिरसा मुंडा, काफी नाम आपने सुना होगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पे है? झारखंड झारखंड, सर, रांची। झारखंड रांची झारखंड में, रांची। हाँ हाँ, रांची में बिरसा मुंडा रिबेलियन, बरोबर। फिर ऐसे ही आगे दिए ओरॉन, कोयाज, नागा, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना है, जो हाईलाइट वाले पॉइंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे सिविल रिवॉल्ट्स दिए गए। सिविल रिवॉल्ट जो रहते हैं, मतलब जो आम नागरिक जिसमें पार्टिसिपेशन किए, सन्यासी रिवॉल्ट है, पाइका रिवॉल्ट, वेलुथम्पी, कित्तौर, फरेजी मूवमेंट वगैरह, ये सब। सन्यासी में याद रखना, वो बोलेंगे सन्यासी रिवॉल्ट में वुमन पार्टिसिपेशन नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं है, वुमन पार्टिसिपेशन आल्सो वाज देयर, सिग्निफिकेंट वुमन पार्टिसिपेशन सन्यासी रिवॉल्ट में। अपने जो बंकिम चंद्र चैटर्जी है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, क्या नाम है, आनंद मठ। तो आनंद मठ में उन्होंने सन्यासी रिवॉल्ट का मेंशन किया। इसी तरीके से पाइका रिबेलियन भी इंपॉर्टेंट है 1817 में, जिसके लीडर थे बख्शी जगबंधु विद्याधर। इसी को खरडा अपराइजिंग कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। आप स्पेक्ट्रम भी रिफर कर सकते हैं इसके लिए, और न्यूज में भी काफी चल रहा है। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी इसको कहते हैं, ओके। फिर वेल्लोर म्यूटिनी थी 1806 में, तो रीइंस्टेट टीपू सनानक्रम, टीपू के जो डिसेंडेंट रहते हैं उनको फिर से थ्रोन पे बिठाने के लिए रिबेलियन होता है, ओके। तो इस तरीके से इस चैप्टर में मतलब रिवॉल्ट्स वगैरह ये सब है, ये एडिशनल पेजेस हैं, और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिबेलियंस वगैरह दिए हैं। ये जो बंदा है कॉर्नवालिस, ठीक है, सर हेलो। बंगाल, जिन्होंने, जी हाँ हाँ सर ये जो अभी आपने अहोम रिबेलियन बताया था सर, हेलो। हाँ, पूछो। जी जी, सर आ ये रही है आवाज, अहोम, जी बोलिए। ये जो अहोम रिबेलियन बताया ना सर आपने, हाँ हाँ, अभी एक अहोम ट्राइब भी एक न्यूज में है ना सर, जो इनका और उनका वो क्या कुछ लिंक है सर? वही अहोम, अहोम ये पुराना नाम है आसाम का। आसाम में जो डायनेस्टी थी उसको अहोम कहते हैं। ये मतलब 13th सेंचुरी से तो अभी तक, ये मतलब 19th सेंचुरी तक यहाँ पर रूल था अहोम लोगों का। अहोम मतलब आसाम का ही पुराना नाम है। तो ये अभी रिलेटेड ही है, जैसा हम अहोम, ये लोग बर्मा से आए थे, और यहाँ पर आसाम ब्रह्मपुत्रा वैली में ये लोगों ने अपने एम्पायर बनाया। अहोम किंगडम जिसको कहते हैं, इसका फाउंडर सुकापा था। और वो पीरियड में क्या होता है, 1824 में फर्स्ट बर्मा वार होता है। तो क्या होता है बर्मा वार, तो बर्मा, तो वहां पे जाने के लिए आसाम से ही जाना पड़ता है। तो ब्रिटिश ट्रूप्स क्या हो गए, आसाम से गए, और आसाम में तो अहोम किंगडम था। तो उनको कहा कि हम लोग बस जा रहे हैं, और हम जाने को एक्सेस दे दो, और हम यहाँ से वापस जाएंगे वार के बाद। तो वार हो गया, वार जीत गए,
लेकिन वार के बाद वो लोगों ने, ब्रिटेन ने अपना कब्जा जमाया आसाम में, छोड़ा नहीं, तो इसके लिए वो लोगों ने रिबेल किया वहां पे, लेकिन वो रिबेल बाद में सप्रेस कर दिया, इसे कोई ओहम रिबेलियन कहते हैं। जी शुक्रिया सर। आपने रोहिंग्या इश्यूज भी पढ़ा होगा, वो भी इससे रिलेटेड है। म्यांमार में जो सिटीजनशिप की जो डेट है तो वो 1828 है, वो मानते हैं उसको। उससे पहले अगर आप बांग्लादेश बर्मा में हैं तो आपको बर्मा का सिटीजन माना जाएगा, ऐसा, क्योंकि वो बोलते हैं कि उसके बाद से बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ गए बर्मा में। शुक्रिया सर। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, याद रखना। जमींदार थे ना, जमींदार को अलग अलग टर्म्स यूज किया करते थे, जोतेदार, हौलादार, मंडल और घंटीदार, ये नाम्स यहाँ पे यूज किए गए, इनके नाम याद है। बोले तो बिग पीजेंट, रिच पीजेंट। एक और टर्म है लथियाल। लथियाल लिटरली वन हु विल्ड्स द लाठी और स्टिक, फंक्शन एज स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ जमींदार। जमींदार को रेंट लेना रहता था तो पीजेंट बोलेंगे नहीं ये पैसा वगैरह, तो ये लोग क्या करते थे, आज के बाउंसर समझो, तो ये लोग लेके जाएंगे उनको, दमदाटी करके पैसा वसूल करेंगे। पैलेस है वहां पे, फोटोज अच्छी तरीके से देखा करना, फोटोज पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इधर का नाम दिया गया फ्रांसिस बुकानन, ये फिजिशियन था, came to India and served in Bengal Medical Service 1794 to 15। लेकिन बट इसका इंटरेस्ट अलग था। इसने क्या किया कि ऑर्गेनाइज अ जू दैट बिकम द कलकत्ता अलीपुर जू, एक कलकत्ता अलीपुर सर्वे ऑफ एरियाज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सर्वे इसलिए कि सोर्सेस वगैरह हैं क्या, खासतौर पे छोटा नागपुर में वगैरह ये लोगों ने सर्वे किए और वहां पे माइंस वगैरह डिस्कवर किए, ताकि उससे क्या रॉ मटेरियल ब्रिटेन को मिल जाए। इसके बाद यहाँ पे जो हेडिंग है, हो वर्सेस प्लो, हो एंड द प्लो, तो ये दो कम्युनिटी के बीच की फाइट बताता है। हो मतलब, हो किसको कहते हैं हम, हो मतलब जिसको हम सिकल कहते हैं ना, कोयता वगैरह, उसको हो कहेंगे। और प्लो मतलब जिसको हम नांगर कहते हैं, जिससे नांगरनी हम कहते हैं, करते हैं खेती की, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, हो बताता है पहाड़िया कम्युनिटी को और प्लो बताता है संताल्स को। तो दोनों में कई सालों तक झगड़ा चला। तो कैसे झगड़ा है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। पहाड़ियाज ये प्रिमिटिव सोसाइटी है, ट्राइबल लोग हैं। तो पहाड़िया क्या करते हैं, ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, दरख्त को काटेंगे, जंगल को काटेंगे, जलाएंगे, और उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे सॉइल में, प्लांट्स ग्रो करेंगे, कुछ साल तक कल्टीवेशन करेंगे, फिर उसको अबांडन करेंगे, दूसरा नया फॉरेस्ट क्लियर करेंगे। लेकिन ब्रिटेन को ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि उतना ज्यादा इसमें एल्ड भी नहीं है और फॉरेस्ट भी कट हो रहे हैं वगैरह, तो ब्रिटेन का इनकम कम हो रहा था। तो ब्रिटिश उनको फोर्सफुली सेटल करना चाह रहा था, लेकिन पहाड़िया लोग नहीं मान रहे थे। अब पहाड़िया लोग क्यों नहीं मान रहे थे, तो उसका रीजन है, पहाड़िया लोग लैंड की वर्शिप करते। वो बोलते लैंड इज मदर, मदर गॉड इज द लैंड। और अगर हम इसे प्लो चलाएंगे, नागर चलाएंगे, तो इट इज लाइक टीयरिंग द चेस्ट ऑफ आवर मदर, सो दे अवॉइड। तो अभी भी हमारे पास स्लैश एंड बर्न बहुत होता है, तो वो इसलिए प्लोइंग नहीं करते थे। तो लेकिन ब्रिटिश को तो ये पसंद नहीं था, तो वो लोगों ने क्या किए, संथाल, ये बंगाल से एक लोग ट्राइब थी, लेकिन ये लोग सेटल एग्रीकल्चर करते थे, मतलब ये लोग नांगरनी वगैरह करके खेती करेंगे। तो वो लोगों को लाकर छोटा नागपुर में बसाए, पहाड़ियास के एरिया में बसाए। अब ये लोगों को तो फ्री में लैंड मिल रहा है, ये लोग आएंगे, बस जाएंगे, और ये लोग इनके लैंड पे इंक्रोच करें। तो पहाड़ियां धीरे 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 अंदर की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ रिसिट करते गए। अब उनका सिर्फ लिमिट हो गया, सिर्फ हिल्स के ऊपर उनको उतना एरिया मिल गया, बाकी का पूरा एरिया ये लोगों ने, संताल लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। संताल लोग ब्रिटिश को ओबे करते थे, और ये भी। अब इशू ये हुआ, पहाड़िया ने रिबेलियन किया, तो फिर एक कुछ हिस्सा पहाड़िया का एक परगना बना के उनको वहां पे ऑटोनॉमी वगैरह दे दिया। अब इनका तो मसला हो गया, लेकिन रही बात संताल की, अब संताल भी खुश नहीं थे। क्या हुआ, संताल भले फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन कैश में आपको रेवेन्यू देना है और यील्ड कम है, जमींदार एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, आउटसाइडर्स आए, मनी लेंडर्स आए, वो लोग पैसा देने लगे,
ये लोग लोन लिए लेकिन रिपे नहीं कर पाए, तो इनका भी लैंड चला गया, लैंड एलिनेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट वगैरह ये लोग ज्यादा चार्ज करते थे मनी लेंडर। तो जो आउटसाइडर थे, आउटसाइडर वर्सेस संताल, ये फाइट होने लगी। आउटसाइडर्स को डीको कहते हैं, DIKO। तो ये फाइट का कन्वर्जन हो गया संताल रिबेलियन में, जो होता है 1857 के रिवोल्ट से जस्ट एक साल पहले 56। बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है। सिंधु कानू ब्रदर्स इसके लीडर्स रहते हैं। ये रिवोल्ट होगा, फिर ब्रिटेन्स को इसका इंटेंसिटी समझ में आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो लोग क्या करते हैं फिर आपका संथाल परगना बनाते हैं छोटा नागपुर में, और वहां पे फिर ये लोगों को मनी लेंडर्स को वगैरह बैन कर देंगे और ये लोगों को ऑटोनॉमी वगैरह देंगे। तो ये पूरा इशू यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना उनकी बना। दामन ए को संतास को बुला रहे थे ब्रिटिश, तो उनको एक रीजन दिए थे छोटा नागपुर में, उसको कहते हैं दामन ए को, लैंड गिवन टू संताल। असल में लैंड वो पहाड़ियास का था। ये सिंधु माझी है जो लीडर था संताल रिबेलियन का। दामन ए को मतलब फुट हिल्स। ये पूरा रिवोल्ट सप्रेस करने के बाद के फोटोज हैं। हाँ, अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा एक रिवोल्ट डिस्कस किया गया जिसको हम डेक्कन राइट कहते हैं, डेक्कन एग्रेरियन क्राइसिस। हमेशा पूछा जाता है कि डेक्कन एग्रेरियन क्राइसिस के बारे में, ये तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, डेक्कन हमको पता है, डेक्कन पे ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक मतलब रेगुर सॉइल, जो कि यूजफुल है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। तो यहाँ पर ब्रिटिश ने कॉटन कल्टीवेशन प्रमोट किया। अब क्या होता है वो पीरियड में 1861 टू 65, यहाँ पर एक वर्ल्ड लेवल पे एक वॉर होता है। जैसा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसी तरीके से वो टाइम पे एक बड़ा वॉर होता है यूएस के अंदर ही, उसको कहते हैं सिविल वॉर। मतलब यूएस में जो स्टेट थे वो टाइम पे, साउथ के स्टेट और नॉर्थ के स्टेट, दोनों भिड़ जाते हैं आपस में। तो क्या होगा, जो वो टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट रहते, कौन रहते, अब्राहम लिंकन, और ये मतलब थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन थे। इन्होंने क्या किया, स्लेवरी बैन किया, स्लेवरी नहीं रहेंगे बोले। तो लेकिन जो साउथ वाले जो स्टेट्स थे वो मतलब उनके बड़े बड़े फार्म्स थे और उनको स्लेव की जरूरत थी। वो लोग बोले हम लोग नहीं करेंगे बैन, और हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो वो लोगों ने क्या किया, फिर अपना सिसेशन डिक्लेयर किया, हम लोग यूएसए से इंडिपेंडेंट हो गए। फिर नॉर्थ के स्टेट और साउथ के स्टेट वॉर चलता है, ये 5 साल वॉर चलेगा। और वो टाइम पे यूएसए लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग कंट्री था, वो सप्लाई करता था इंग्लैंड को, यूरोप को वगैरह कॉटन। तो अब वॉर हो रहा है तो ऑब्वियस है सप्लाई डिप हो जाएगा, सप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये टाइम पे इंडियन कॉटन की डिमांड बढ़ जाती है, और कॉटन की वैल्यू बढ़ेंगी, डिमांड भी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, इंडियन फार्मर्स को बहुत फायदा हो जाता है यहाँ पर। तो ये लोग क्या करते हैं, लोन वगैरह लेके एक्स्ट्रा कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, तो और इनको रिम्यूनरेशन भी मिलते रहता है। लेकिन अब वॉर खत्म हो जाता है 65 में, उसके बाद धीरे धीरे कॉटन का सप्लाई यूएसए से बढ़ जाएगा, और फिर उसके बाद डिमांड भी कम हो जाएंगे, प्राइस भी कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा इशू क्या होता है, यहाँ पर इंडिया में सेम वही प्रॉब्लम, कैश में रेवेन्यू देना है, फिर कंसेशन कुछ नहीं, फेमाइन वगैरह आए तो। और जो साउकार्स कहते हैं यहाँ पर मनी लेंडर्स को, वो लोग क्या करते हैं, डबल उजूरियस इंटरेस्ट रेट्स कहते हैं उसको, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट लगाएंगे कितना भी, फिर लैंड ग्रैब करेंगे, फोर्सफुल लैंड इविक्शन करेंगे। तो इससे फार्मर्स में डिसकंटेंट बढ़ता है, और वो लोग क्या करते हैं, फार्मर्स साहूकार्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं। डेक्कन राइट वाज नॉट अगेंस्ट ब्रिटिश, इट इज अगेंस्ट मनी लेंडर्स, याद रखो। ये जाएंगे, पूरे गांव के सब फार्मर जाते हैं, साहूकार के घर को घेर लेते हैं, और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसके वो जला देते हैं मनी लेंडर्स को। तो ऐसा एक मूवमेंट चलती है, कई सारी जगह ये किया जाता है। फिर बाद में डेक्कन कमीशन, एग्रेरियन रिलीफ कमीशन बैठता है, वो सब सर्च करेगा, और वो कमेटी फाइंड करती है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है मनी लेंडर की वजह से हुआ है। और वो क्या करते हैं, एक लिमिट फिक्स करते हैं, इंटरेस्ट रेट इससे ज्यादा नहीं लगाया जा सकता, और ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक आप इंटरेस्ट लगा सकते हैं। तो ऐसा, लेकिन मनी लेंडर इसको भी इसके रूट निकालते हैं। वो क्या करते हैं, हर 3 साल के बाद वो
नए से साइन कराते हैं एग्रीमेंट, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलके जो अमाउंट होंगी उसको प्रिंसिपल मानते हैं अगले 3 साल जब नया एग्रीमेंट बनाएंगे। तो ये इशू होता है। और ये टाइम पे एक एक्ट पास करते हैं, डेक्कन एग्रेरियन रिलीफ एक्ट, इसलिए ये रेगुलेट करने के लिए मनी लेंडिंग वगैरह। तो इस चैप्टर में ये चीजें डिस्कस की गई थी, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिबेल्स एंड द राज। तो इस चैप्टर में 1857 का जो रिवोल्ट में डिस्कशन दिया गया है। अब यहां पर देखो, ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। बता सको तो आप लोग ये चीज एक काम किया करो, जो भी एनसीईआरटी चल रही इंडिविजुअली इसको पढ़ा करो, ठीक है। अभी हम कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस साल जो पूछे गए क्वेश्चंस हम। हाँ, 32 इसको पढ़ो और मुझको आंसर बताओ। सर neither one nor two सर। नेदर वन नॉट। और कोई, और कोई है? गेस तो करो। सर ओनली टू ठीक है। ओनली टू ठीक है, ओके। और Only किसी का two, कोई sir. भी? ओनली टू, ठीक है ठीक है। अब ये जो लोग ओनली टू बोल रहे हैं तो वन क्यों रॉन्ग है? पूरे मैन को ही नहीं था सर, तो वुमेन को कहाँ से? वोटिंग राइट्स ऑल वुमन को नहीं थे, सर बराबर। ऑल वुमन को लिखा वोट- रखा। हाँ, वुमन को वोटिंग राइट कब आते हैं? ऑल वुमन को इंडिपेंडेंस के बाद ही आते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, 1919 में वोटिंग राइट्स टू वुमन ये प्रोविजन था, लेकिन उसने बोला था कि ये जो प्रोविंसेस है उनको पावर रहेगा, देना है तो दे दो, नहीं देना है तो मत दो, उनके ऊपर छोड़ दिया था। तो मद्रास स्टेट ने सबसे पहले दिया था वुमन को वोटिंग पावर, लेकिन वो भी सबको नहीं थी, यूनिवर्सल नहीं थी। बस वो क्या रहेंगी, कुछ क्राइटेरिया रहता था, इतना इतना एजुकेशन रहना चाहिए, इतना इतना इनकम रहना चाहिए। तो मद्रास स्टेट में कुछ 1921 में वुमन को वोटिंग राइट दिए जाते हैं। एक चीज याद रखो। दूसरी चीज बोल रहा है 1935 एक्ट गिव रिजर्व सीट टू वुमन इन लेजिस्लेचर, ये सही है, वुमन को भी देते हैं, साथ में डिप्रेस्ड क्लासेस को भी देते हैं। तो मुझको बताओ कि मुस्लिम्स को रिजर्व सीट कब दिए गए? सर 1909 में। हाँ बोलो, मुस्लिम को सेपरेट सर 1909 हाँ 1909 का एक्ट था। ओके, हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर सर शायद हाँ 1935 के एक्ट में हाँ, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन नहीं था शायद। तो अच्छे से पढ़ना। लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें दिया है कि 1935 में उनको भी दिए गए। सिख को कब मिला? सिख को सेपरेट इलेक्टोरल रिजर्व सीट्स 1919 में मिले, और मुस्लिम्स को 1909 में मिला, और वुमन और दलित को 1930। हमने 8 अगस्त 1942। कितना आसान क्वेश्चन है, बोलो है? सर इसका ए है। ए आंसर, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय एआईसीसी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन तो हमने देख लिए। और कोई है क्या रिलेटेड क्वेश्चन? ये तो ठीक है, कल पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं।
Inshallah, we will continue tomorrow. Okay. सर इसकी स्क्रीन को